हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की क्लास लेकर आए हैं और उत्तराखंड की क्लासेस में बच्चों पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था कि उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी के हम पढ़ रहे थे साक्ष्य, और इससे पहले बच्चों हमने साक्ष्य पढ़ा था। इससे पहले जो हमने साक्ष्य पढ़ा था वो था आपका कप मार्च, ठीक है। तो आज हम दूसरा साक्ष्य लेते हैं बच्चों, ताम्र निखत संस्कृति, ठीक है। इससे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं ताम्र संस्कृति क्या थी, ताम्र निखत संस्कृति उत्तराखंड में क्या थी, ठीक है। देखिए बच्चों, ताम्र जैसा आपको नाम से ही लग रहा होगा, कॉपर की बात यहाँ पर चल रही है। तो उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है, पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये आदि ऐतिहासिक काल चल रहा है, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल को जानने के हमने स्रोत शुरू किए थे 4, जिनमें एक स्रोत हम पढ़ चुके हैं कप मार्च के बारे में। आज बच्चों हम कवर करेंगे कि ताम्र निखत संस्कृति के बारे में क्या क्या उत्तराखंड में साक्ष्य देखे गए, ठीक है। बच्चों सबसे पहले अगर बात करें कि उत्तराखंड में सबसे पहले ताम्र संस्कृति निखत या ताम्र निखत संस्कृति के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उत्तराखंड के अंदर वो कौन सा स्थान है जहां से सबसे पहले ताम्र के उपकरण या औजार हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं बहादुराबाद। ध्यान रखिएगा, ये बात है आपकी बहादुराबाद की। बहादुराबाद बच्चों पड़ता है हरिद्वार क्षेत्र में। बहादुराबाद है बच्चों हरिद्वार में। और सबसे पहले बात करें तो ताम्र जो उपकरण है, ताम्र उपकरण या बोल सकते हैं बच्चों औजार, ठीक है। ताम्र उपकरण या बच्चों बोल सकते हैं हम इसको औजार, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर हम सर्वप्रथम बात करें सबसे पहले, तो ये बात है बच्चों सन 1986 की। सन 1986 में बहादुराबाद क्षेत्र में सबसे पहले बच्चों उत्तराखंड के अंदर ताम्र उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर और अन्य कौन से स्थान हैं। देखिए वर्ष 19 अगर मैं बच्चों बात करूं 1989 की, तो 1989 में बच्चों ताम्र आकृतियां उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं और उस स्थान का नाम है बच्चों बनकोट। बनकोट है पिथौरागढ़ में। और यहां से क्वेश्चन बना एक बार एग्जाम में कि यहां से कितनी मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो ध्यान रखिए इस स्थान से 8 मानव ताम्र आकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि वर्ष 1999 में आपका जो नैनीताल क्षेत्र आता है, वर्ष 1999 बच्चों नैनीताल, और नैनीताल क्षेत्र नैनीताल जिले में है आपका। तो यहाँ से जो मानव ताम्र आकृतियां मिली हैं उनकी संख्या बच्चों 5 है, ठीक है। 5 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम की व्यू से याद रखनी है कि उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल में ताम्र निखत संस्कृति का पता कहाँ से चलता है। संस्कृति मतलब कल्चर, इसका पता ऐसे चला कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे प्रमुख स्थान थे जहाँ का ऐसा कल्चर था जहाँ के लोग जो हैं वो ताम्र की चीज़ें बनाते होंगे या उनका उपयोग करते होंगे, चाहे वो औजार हो सकते हैं या कोई ऐसे उपकरण हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले 1986 में बहादुराबाद में जो हरिद्वार में है, यहाँ से ताम्र उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर बात करें बच्चों 1989 की, तो 1989 में जो बनकोट है आपका, बनकोट है पिथौरागढ़ में, और यहाँ से 8 मानव ताम्र आकृतियाँ मिली हैं। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट है 1999 में यहाँ नैनीताल से 5 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे तीसरे प्रमुख साक्ष्य की, ठीक है। तीसरा प्रमुख साक्ष्य कौन सा है जिससे उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिए अगला जो साक्ष्य है बच्चों उसकी हेडिंग डालेंगे आप साथ में, वह है आपका महापाषाणीय शब्दांड, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सब लोग, महापाषाणीय, महापाषाणीय शब्दांड, महापाषाणीय शब्दांड।
अगर बात करें बच्चों महापाषाणीय सवधान, आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जो है वो आपका महापाषाणीय सवधान भी है। ठीक है, देखिए कैसे है। देखिए महापाषाणीय, पाषाण का मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पत्थरों से बात आ रही है, और सवधान का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सवधान का मतलब है जहाँ मृतकों को दफनाया जाता होगा। ठीक है, सवधान का मतलब बच्चों हुआ कि मृतकों को दफनाने का जो स्थान था, मृतकों को दफनाना, ठीक है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते थे। और पाषाण का अर्थ होता है बच्चों पत्थरों से घिरा, पत्थरों से घिरा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड के अंदर महापाषाणीय सवधान क्या है। देखिए महापाषाणीय, पाषाण का मतलब हुआ पत्थरों से घिरा हुआ स्थान, और वो स्थान होगा सवधान, और सवधान का अगर हम देखें विच्छेद कर तो इसका मीन होगा मृतकों को दफनाने वाला स्थान। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई स्थान है जहां पर किसी मृतक को दफनाया गया। ठीक है, ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं जहां मृतक को दफनाया गया। तो इस दफनाने वाले स्थान को बच्चों चारों ओर से उस समय का जो मानव था वो बड़े बड़े पत्थरों से क्या करता था, ढक देता था। समझिए चीज़ को, बड़े बड़े पत्थरों से। ये सारे पत्थर हैं बच्चों, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये पत्थर है और ये पत्थर है। ठीक है, ये जो है आपका मृतक रखा जाता था और चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, और कहा यह भी जाता कि इसके ऊपर भी कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जो बड़ा पत्थर रख दिया जाता होगा। ठीक है, तो बच्चों इस स्थान के बारे में जब हमें पता चला तो आदि ऐतिहासिक काल की ये जानकारी का जो स्रोत हमें मिला, इसको हमने पढ़ने के लिए नाम रख दिया महापाषाणीय सवधान। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले महापाषाणीय सवधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था लाखो गुफा। ठीक है, लाखो गुफा के अलावा हमने मलारी गांव और ग्वारखिया गुफा के बारे में भी अध्ययन किया था। ठीक है, तो बच्चों अगर बात हम सबसे पहले करते हैं कि महापाषाणीय संस्कृति या महापाषाणीय सवधान का पहला जो साक्ष्य है वो उत्तराखंड में कब और कहाँ खोजा गया था, तो बच्चों बात 1956 की है। ये बात चल रही है उत्तराखंड में सर्वप्रथम सबसे पहले पाषाणीय सवधान जिस पर पत्थर लगे हों, आदि ऐतिहासिक काल का सब हो, ऐसा किस स्थान पर मिला है, तो सर्वप्रथम 1956 में बच्चों मलारी गांव की खोज हुई थी। आप सब जानते होंगे मलारी गांव है बच्चों आपका चमोली में। मलारी गांव जो है बच्चों वो पड़ता है आपका चमोली में। ठीक है, तो बच्चों उत्तराखंड में सबसे पहले जो महापाषाणीय सवधान खोजा गया था वो आपका खोजा गया था 1956 में, और ये खोजा गया था आपका मलारी गांव चमोली में। ठीक है, देखिए यहाँ से जो सब प्राप्त हुए हैं इन सबों की विशेषता और है, मैं आपको बता देता हूँ। मलारी गांव से जो सब प्राप्त हुए हैं इस सब को, इन सबों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया है, और उन पत्थरों के ऊपर भी बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि मलारी गांव में जो सब मिले हैं या इस टाइप की जो कब्र मिली हैं, उन कब्रों में या उन स्थानों पर देखा गया है कि उन स्थानों पर जो है जो मनुष्य जब मानव को दफनाया गया होगा उस समय, तो उसकी एक इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि उस समय मानव को सीने के बल लेटा हुआ और घुटने जो है उसके मुड़े हुए हैं। ठीक है, तो शायद इसका पता ये चलता है कि इस महापाषाणीय सवधान संस्कृति में आदि ऐतिहासिक काल उत्तराखंड में मानव को इस तरीके से दफनाया जाता होगा, इस तरीके से उसको गाड़ दिया जाता होगा। ठीक है, तो सीने का बल लेटा हुआ मिला है, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और घुटने उसके मुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, एक प्रमुख स्थान और है जहां से आपने मिला है आपका नोला गांव। नोला गांव, देखिए नोला गांव पड़ता है बच्चों अल्मोड़ा में। नोला गांव है बच्चों अल्मोड़ा में। ठीक है, देखिए बच्चों अगर हम नोला गांव की बात करते हैं तो नोला गांव से भी आपको इसी प्रकार के सवधान प्राप्त हुए हैं। अंतर इतना है कि मलारी गांव चमोली आपका गढ़वाल क्षेत्र में है और नोला गांव अल्मोड़ा आपका कुमाऊं क्षेत्र में है। ठीक है, नोला गांव से भी बच्चों कुछ इसी प्रकार की आकृति सवधानों की मिली है। यहाँ भी इसी प्रकार से इसी तरीके से पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है,
इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अगली महत्वपूर्ण चीज़ की कि कौन सा अन्य महत्वपूर्ण साक्षी है जिससे हमें आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उस दिन हमने पहले लेक्चर्स में क्या था कि आधे ऐतिहासिक काल को जानने के 4 प्रमुख स्रोत हमने रखे थे, जिनमें पहला कपमार्क्स था। कपमार्क्स हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। इसके बाद बच्चों अगर बात करें हम ताम्र निखा संस्कृति की, वो अभी कवर कर ली हमने। तीसरा इंपॉर्टेंट साक्ष्य था आपका महापाषाणीय संविधान, ये हमने कवर कर लिया है। और आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी का जो अन्य पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास है उसको हम अब कवर करेंगे। तो अगर हम चौथे प्रमुख साक्ष्य की बात करें उत्तराखंड में, तो चौथा प्रमुख साक्ष्य इंपॉर्टेंट है आपका मृद भांड। ठीक है, तो सब लोग हैंड डालेंगे साथ में, मृद भांड। देखिए मृद भांड के बारे में जानते हैं पहले, मृद भांड का अर्थ क्या है। ठीक है, मृद भांड का बच्चों अर्थ क्या होता है। देखिए मृद भांड का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी के बर्तन। उस समय मानव ने कई प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे उसको हमारे पुरातत्वविदों ने नाम दिया है मृद भांड। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, कुछ जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया संविधान, तो संविधानों में कुछ जगह ऐसा भी देखा गया जैसे सिंधु सभ्यता में था कि मानव को जब दफना दिया जाता था तो मानव के साथ में उस समय कुछ प्रकार के बर्तन या कुछ उपयोगी वस्तुएं भी दफना दी जाती थी। ठीक है, खैर वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। देखते हैं मृद भांड। मृद भांड का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब मृद भांड उत्तराखंड में मृद भांड जो प्राप्त हुए हैं उस समय जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं बच्चों, देखिए इनके कुछ प्रकार होते हैं। आप भारतीय इतिहास भी जब पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास में अलग अलग स्थानों से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उनका आकार और उनका जो कलर है, उनका जो रंग है, ठीक है, वो अलग अलग प्रकारों का है। ठीक है, उनका आकार भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर आपको 2-3 प्रकार के मुख्य रूप से मृद भांड देखने को मिलेंगे जो हमारे पुरातत्वविदों ने खोजे हैं। ठीक है, आपसे उत्तराखंड के एग्जाम्स में अधिकतर इतना पूछ सकता है कि बताइए उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राप्त मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसका नाम है आपका बच्चों PGW। PGW का देखें तो इसका अर्थ होता है बच्चों प्रिंटेड। इसका अर्थ होता है प्रिंटेड ग्रे, और ये होता है आपका वियर। ठीक है, प्रिंटेड ग्रे वियर। और बच्चों अगर हिंदी में हम नाम देखें तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम धूसर चित्रित मृद भांड। धूसर चित्रित मृद भांड। ठीक है, समझिए बच्चों चीज को। मृद भांड का अर्थ बताया बच्चों मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो पाए गए हैं उस समय आधे ऐतिहासिक काल में, तो उस समय कई प्रकार के उनके आकार और उनके रंग के आधार पर पुरातत्वविदों ने वर्गीकृत किया है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के मृद भांड खोजे गए आपके, तो PGW प्रकार के खोजे गए हैं, जिसका अर्थ होता है प्रिंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, और बच्चों इसका हिंदी में अर्थ होता है धूसर चित्रित मृद भांड। आपको उत्तराखंड के एग्जाम्स में अक्सर ये ऑप्शन जरूर मिलेगा कि उत्तराखंड के मृद भांडों, उत्तराखंड के अंदर पाए गए मृद भांडों में सर्वाधिक इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो उसका नाम होगा धूसर चित्रित मृद भांड, और PGW आपका इंग्लिश वाले पोर्शन में लिखा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। बच्चों मृद भांड की अगर हम और बात करें तो मृद भांड उत्तराखंड में कई स्थानों पर पाए गए हैं, ऐसा कोई विशेष यहाँ से नहीं पूछेगा कि किन स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा मृद भांड का अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी के बर्तन जो उस समय थे। और बच्चों वो ये चीज़ भी पूछ लेता है कि उत्तराखंड में मृद भांड सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के देखे गए हैं। ठीक है, तो मृद भांड सबसे ज़्यादा है आपके PGW, या बोल सकते हैं धूसर चित्रित मृद भांड। ठीक है, इसके बाद बच्चों आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत और है। 4 स्रोत हमने पढ़ लिए हैं आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी के। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अन्य प्रमुख चीज़ की, अन्य प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो आप नोट कर लिख सकते हैं 2 चीज़ें। ठीक है, आपने जो 4 साक्ष्य पढ़े हैं बच्चों, उन 4 साक्ष्यों के नीचे आप एक चीज़ नोट कर लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे बच्चों गोबिसाण। ठीक है, गोबिसाण वर्तमान में काशीपुर है। ठीक है, इस स्थान पर क्या है बच्चों, लगभग 600 BC के आसपास की ईंटें प्राप्त हुई हैं।
600 BC के आसपास की बच्चों क्या प्राप्त हुई आपकी ईंटें। और अगर बच्चों हम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो एक स्थान है आपका कालकोट, प्राचीन नाम है उस स्थान का कालकोट, और उस स्थान को वर्तमान में कालसी नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, उस स्थान को वर्तमान में कालसी नाम से जाना जाता है। कालसी बच्चों पड़ता है आपका देहरादून में, और जो काशीपुर है बच्चों ये है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये दोनों ऐसे स्थान है बच्चों, मैंने जब आपको लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी के हम पुरातात्विक तरीके से 4 स्रोत रखे थे हमने। ठीक है, तो पुरातात्विक 4 स्रोत आपके कपमार्स, मृदभांड, ताम निखत संस्कृति, और चौथा था आपका महापाषाणीय शब्दांड। ठीक है, तो 4 के बाद हमने बताया कि गोबिसाण और कालकूट मतलब काशीपुर और कालसी से कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं 2600 BC के आसपास की। ठीक है, और 2600 BC का जो टाइम पीरियड था बच्चों वो आपका आदि ऐतिहासिक काल का ही टाइम पीरियड है, क्योंकि हमने आदि ऐतिहासिक काल को जब वर्गीकृत किया था तो वो लगभग 3000 से 600 BC के मध्य वाला टाइम पीरियड था। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही हमारी क्लास में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि आदि ऐतिहासिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। ठीक है, धन्यवाद।